वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। कल तक बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल का 32 तक क्वेश्चन का डिस्कशन हो गया था, आज 33 से है। तो 33 नंबर क्वेश्चन है, स्वस्थ व्यक्ति का रक्त क्या होता है? क्षारीय होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्त क्या होगा? क्षारीय। रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? रक्त का पीएच वैल्यू ये कितना होता है? 7.4। अगर 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्षारीय होगा और 7 से कम होगा तो क्या होगा? अम्लीय हो जाएगा। नींबू का पीएच वैल्यू कितना होता है? नींबू 2.2 से 2.4 तक होता है। शराब का कितना होता है? शराब का होता है 2.8 से 3.8 तक। लार का पीएच वैल्यू कितना होता है? सलाइवा का ये होता है 6.8। पीत भी क्षारीय होता है। पीत का पीएच वैल्यू कितना होता है? ये होता है 7.7। मूत्र का कितना होता है? मूत्र का 6 के आसपास होता है। गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू कितना होता है? गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू कितना होता है? पीएच वैल्यू 1.4 होता है। इंडिया अनरेस्ट के लेखक कौन है? 34 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर होगा वैलेंटाइन सिरोल, डी नंबर होगा। इंडिया अनरेस्ट के लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरोल। अब दादा भाई नौरोजी पहला ऑप्शन है तो उसके बारे में देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी एक ऐसे व्यक्ति थे जो 1886, 1893 और 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इनको क्या कहा जाता है? वयोवृद्ध पुरुष। वयोवृद्ध पुरुष किसको कहा जाता है? वयोवृद्ध पुरुष किसको कहा जाता है? एक कहा जाता है किसको? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी। और भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का लेखांकन कौन किया था? वो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। और पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और धन का क्या होता है? बहिर्गमन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था दादा भाई नौरोजी। आगे देखते हैं, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की। होम रूल आंदोलन की शुरुआत की। और जो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे, तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो पैक्ट हुआ था वो बीजी तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों के द्वारा हुआ था। किसके प्रयासों के द्वारा? एनी बेसेंट के प्रयासों के द्वारा। एनी बेसेंट के प्रयासों के द्वारा हुआ था। प्रयासों के द्वारा क्या हुआ था? और एनी बेसेंट के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें के या पत्रिकाएं कौन कौन हैं? तो ये है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। कौन है? न्यू इंडिया। लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल में कौन ऐसा व्यक्ति था जो कांग्रेस का अध्यक्ष होना? ये थे लाला लाजपत राय थे। बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे लाला लाजपत राय। और इनकी एक प्रमुख पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया ये किसका है? लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय। और इनको अन्य कोई उपनाम जाना जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है इनको। पंजाब केसरी। जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था, तो जब विरोध कर रहे थे तो लाहौर में लाठी के प्रहार से इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर किया गया एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत का कील साबित होगा। और सही में ऐसा हुआ कि कुछ दिन के पश्चात क्या हुआ? भारत आज़ाद हो गया था। वे दो ग्रह कौन हैं?
वे ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे कौन कौन हैं? 2 ऐसे ग्रह हैं, बुध और शुक्र, जिनके क्या है, उपग्रह नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। पृथ्वी का है, पृथ्वी का क्या है? पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? यह है चंद्रमा है। मंगल का कौन है? मंगल का है फाबोस और डिमोस, फाबोस और डिमोस। और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? यह है डिमोस है। शनि का भी है, कौन है? टाइटन, आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, ये सब शनि के हैं। तो वे ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, बुध और शुक्र। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 36 का ए हो जाएगा। 37 नंबर, मेसॉन कण कहाँ पाए जाते हैं? मेसॉन, तो मेसॉन कण पाए जाते हैं कहाँ पे? अंतरिक्ष किरणों में पाए जाते हैं। मेसॉन कण कहाँ पाए जाते हैं? अंतरिक्ष किरणों में। 37 का ए नंबर हो जाएगा। अब आता है शब्द फ्यूरर किसके लिए प्रयोग किया गया है? फ्यूरर, फ्यूरर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये हिटलर के लिए प्रयोग किया गया है। हिटलर, इसका जन्म हुआ था 1889 में, ऑस्ट्रिया के वान में हुआ था। और इसने नाजी वर्क्स पार्टी की स्थापना की थी और उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक था। क्या था? स्वास्तिक। 1933 ईस्वी में वहां के चांसलर हिडेनबर्ग को हटाकर वहां का क्या बना? चांसलर बन गया। कौन? हिटलर बन गया। और 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बना। 1945 ईस्वी में जब सोवियत सेनाएं बर्लिन में घुस गई, तो सुबह ही हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी। और हिटलर ने अपने मरने से 1 दिन पहले शादी किया था, और उनकी पत्नी का क्या नाम है? बार बार एग्जाम में पूछता है। युवा ब्राउन, युवा ब्राउन था। बचपन में काफ़ी संघर्ष किया इसने, चित्रकारी करके जीविकोपार्जन किया था। तो शब्द फ्यूरर को किसको कहा जाता है? हिटलर को। मुसोलिनी, ये इटली का अधिनायकवाद मत की प्रवृत्ति को बढ़ाया इसने। और मुसोलिनी का पूरा नाम क्या था? बेनिटो मुसोलिनी। मुसोलिनी ये फासिस्ट पार्टी का संस्थापक था इटली में। इसका पूरा नाम था, क्या था? बेनिटो मुसोलिनी। स्टालिन के बारे में देख लेते हैं। आधुनिक रूस का निर्माता किसको कहा जाता है? आधुनिक रूस का निर्माता, आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को कहा जाता है। इसका पूरा नाम था जोसेफ स्टालिन। अब आता है माओ त्से तुंग, चीन का एक तानाशाह। इसकी एक प्रमुख पुस्तक है ऑन कंट्राडिक्शन, ऑन कंट्राडिक्शन। ये प्रमुख पुस्तक किसकी है? ये है माओ त्से तुंग की। इसने क्या कहा था? क्या कुछ बोला था कि सत्ता जो है बंदूक की नली से निकलती है। माओ त्से तुंग, माओ त्से तुंग। तो 38 नंबर का आंसर क्या होगा? ये होगा हिटलर। बिंद और सतपुड़ा के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? यह है नर्मदा होगी। बिंद और सतपुड़ा रेंज के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? यह है नर्मदा। अब गोदावरी के बारे में देख लेते हैं। गोदावरी को क्या कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है वृद्ध गंगा। क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा कहा जाता है। अब भारत में बहने वाली ऐसी नदी जिसका भारत में बहने वाली वह बड़ी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारत में है, ये कौन होगा? गोदावरी होगा। ताप्ती देख लेते हैं। तो भारत में कौन कौन, ताप्ती जो नर्मदा और ताप्ती 2 ऐसी नदियां हैं जो क्या करती हैं? एस्चुअरी बनाती हैं। तो एस्चुअरी बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? इसका ट्रिक है समानता। ये क्या बनाती हैं? एस्चुअरी, एस्चुअरी बनाती हैं।
इसमें कौन कौन से होगा? तो ये साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये क्या बनाती है? एस्चुअरी बनाती हैं। बाकी सारे जो नदियां हैं वो क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। चंबल जो जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, और भारत में मगरमच्छ प्रजनन का सबसे बड़ा केंद्र कौन है? ये है चंबल नदी है। तो 39 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। गिरना परियोजना कहाँ है? 40 नंबर क्वेश्चन। गिरना परियोजना है महाराष्ट्र में। गिरना परियोजना कहाँ है? गिरना नदी पे है। और ये कहाँ है? गिरना परियोजना महाराष्ट्र में। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पे है? जायकवाड़ी परियोजना ये किस नदी पे है? ये है गोदावरी पे। किस पे? गोदावरी पे है। कोल बांध परियोजना किस नदी पे है? कोल बांध परियोजना। कोल बांध परियोजना किस नदी पे? तो यह है सतलज पे। शाहपुर कांडी परियोजना किस नदी पे है? शाहपुर कांडी परियोजना। शाहपुर कांडी परियोजना किस नदी पे है? तो ये किस पे है? रावी पे। रावी पे है। और गिरना परियोजना का जिक्र किया हमने, कहाँ है? ये महाराष्ट्र में। तो 40 का कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। एमनिटियोसिस एक तरीका है भ्रूण के लिंग का, मतलब उसमें ये ज्ञात किया जाता है कि जो होता है भ्रूण का अल्ट्रासाउंड किया जाता है उसमें कि पुरुष है, बच्चा का है, या बच्चा में किसका है? महिला, ये क्या कहता है? लड़का का है, लड़की का है। तो एमनिटियोसिस परीक्षण ऐसा किया जाता है। यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है ऑर्थिनिन चक्र के द्वारा। अब यकृत के बारे में देख लेते हैं हम लोग। यकृत, विटामिन ए और डी का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत में होता है। अमोनिया को यूरिया में कौन कन्वर्ट करता है? अमोनिया जो होता है काफ़ी विषाक्त होता है। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कौन करता है? ये कौन करता है? यकृत करता है। कुफर कोशिका कहाँ पाई जाती है? कुफर कोशिका पाई जाती है यकृत में। कहाँ पाई जाती है? यकृत में। और यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 kg होता है। कितना होता है? 1.5 kg होता है। और पीत कहाँ बनता है? पीत बनता है यकृत में। और जमा कहाँ होता है? जमा होता है पित्ताशय में। कहाँ होता है? पित्ताशय में जमा होता है। तो 42 का कौन सा होगा? डी। भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत किसने दिया था? ए लिंडमान ने दिया था। लिंडमान ने कहा कि अगर प्राथमिक पोषक स्तर में जो आते हैं, उसके बाद द्वितीय पोषक स्तर पे जाएंगे। द्वितीय पोषक स्तर, उसके बाद जाएंगे तृतीयक पोषक स्तर। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे 10% क्या होता है? 10% जो होता है वो जो होता है डिक्रीज होते चला जाता है। क्या होता है? भोजन श्रृंखला उसमें 10% एनर्जी समाप्त होते जाता है। इस नियम को किसने दिया था? लिंडमान ने दिया था। तो इसका कौन होगा? 43 का सी हो जाएगा। आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन सी है? ये तांबा है। कौन? तांबा। कॉपर, तांबा होगी। तो 44 का कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। 44 का कौन सा? डी। 45 नंबर, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन मात्रक है किसका? ज्योति फ्लक्स का। सी नंबर होगा। अब देखते हैं ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है? ये है किसका? कैंडेला का। ज्योति फ्लक्स किसका मात्रक है? ल्यूमेन का। ज्योति फ्लक्स का मात्रक कौन है? ल्यूमेन। वोल्ट प्रति मीटर किसका मात्रक है? वोल्ट प्रति मीटर ये किसका है? विद्युत तीव्रता का। किसका है? विद्युत तीव्रता का है। न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है? ये होता है बल आघूर्ण का।
बल आघूर्ण का और कार्य का भी होता है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किसका मात्रक होता है? न्यूटन प्रति किलोग्राम ये होता है त्वरण का। और न्यूटन प्रति मीटर किसका होता है? न्यूटन प्रति मीटर ये होता है पृष्ठ तनाव का। किसका? पृष्ठ तनाव का। ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता है ये होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवण की घटना होती है, अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं होती है। तो 47 नंबर का क्या हो जाएगा? डी आंसर होगा। 48 बाबा गरिया पूजा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये त्रिपुरा में। क्या मनाया जाता है? त्रिपुरा में। अब थोड़ा सा फेस्टिवल से क्वेश्चन है तो उसके बारे में देख लेते हैं हम। तो बतुखम्मा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तेलंगाना। कंबाला भैंसा दौड़ कहाँ होता है? कंबाला भैंसा दौड़ ये होता है कर्नाटक में। कहाँ होता है? कर्नाटक में। कंबाला भैंसा दौड़ कहाँ होता है? कर्नाटक। सतारिया कहाँ का लोक नृत्य है? ये है असम का। हरेला उत्सव कहाँ का है? हरेला उत्सव ये है उत्तराखंड का। तो 48 का कोई है क्या हो जाएगा? डी। 49 नंबर दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ है? माउंट आबू, जिसको राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। और हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में, जहाँ पे आज भी 56 स्तंभों से एक संगीत का आवाज़ निकलती है, वहाँ पे वो स्मारक है। और हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे है। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? ये हम्पी में पाए जाते हैं। और द्वारका पड़ जाता है गुजरात में, और पुरी जो है कहाँ पड़ जाता है? ये पड़ जाता है उड़ीसा में। तो 49 का क्या हो जाएगा? बी, माउंट आबू। भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय नाट्य संस्थान है नई दिल्ली में। भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ है? भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ है? ये है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में है। भारतीय न्यायिक अकादमी कहाँ है? भारतीय न्यायिक अकादमी कहाँ है? ये है भोपाल में। और पुणे में क्या है? भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? मौसम वेधशाला ये है पुणे में। कहाँ? ये है पुणे में। नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर न्याय संगत प्रतिबंध लगाने का अधिकार किससे प्राप्त है? ये राष्ट्रपति के पास होती है, क्योंकि आर्टिकल 359 में बोला गया है मूल अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास होती है? मूल अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास होती है? सत्ता किसके पास होती है? तो कौन होगा? ये होगी राष्ट्रपति। और इसमें क्या होता है, जब आर्टिकल 359 लगेगा तो आर्टिकल 20 और 21 का निलंबन नहीं होता है। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आज जो है 51 तक क्वेश्चन का डिस्कशन होगा, कल 51 से आगे शुरू करेंगे। बताइए डिस्कशन कैसा लगा? थैंक यू।